नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं विद्यासागर पब्लिकेशन का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक है, यानी कि रोशन आनंद सर का। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा का प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट, केबीसी नैनो का हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, हम आपको डेली 5 प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं पीडीएफ, यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहां ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी कि आपको डेली 5 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस के लिए दिया जा रहा है, वह कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि रेहला नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। रेहला नामक ग्रंथ के लेखक इब्न बतूता थे और इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला जो है, जो कि आपको अरबी भाषा में है और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारियाँ देती है। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में मिस्र राजा टालमी द्वितीय तथा सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय था। इसकी जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक के शासनकाल के 13वां शिलालेख में मिस्र का राजा टालमी द्वितीय तथा सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय का वर्णन है। और अशोक के 13वें शिलालेख में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन भी आपको 13वें शिलालेख में है। और आपको इसी में अशोक ने आठवीं जातियों को चेताया है। और 13वें शिलालेख में आपको पड़ोसियों की चर्चा की है, यानी कि कुछ पड़ोसी है उनकी चर्चा की है। सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय, मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, मकदूनिया का राजा एंटीगोनस, सीरिन का राजा मगस और एपिरस का शासक अलेक्जेंडर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैथ का क्वेश्चन है। दोस्तों, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, आप वहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 96 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पल्लव वंश के किस शासक के समय में वेनसोंग ने कांची की यात्रा की और उसकी सुंदरता और भव्यता की काफ़ी प्रशंसा की। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में वेनसोंग ने कांची की यात्रा एवं उसकी सुंदरता और भव्यता की काफ़ी प्रशंसा की। और पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो थे वह आपको श्री विष्णु था। और इसकी राजधानी कांची एक प्रमुख जो था सांस्कृतिक केंद्र थी, वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसी के दरबार में कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी रहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको शाहदरा यानी कि लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और यह शाहदरा लाहौर में है।
और कुछ जान लेते हैं। काबुल में जो है वह आपको बाबर का मकबरा है, और हुमायूं का मकबरा जो है वह आपको दिल्ली में है। अकबर का मकबरा जो है वह आपको सिकंदरा में है, और शाहजहां का मकबरा जो है वह आपको आगरा में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि बंगाल के नवाब को उसके शासन काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले हो जाएगा सरफराज, उसके बाद आपको अलीवर्दी खां, उसके बाद आपको सिराजुद्दौला, और अंत में मीर कासिम हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा 3-1-4-2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10,800 रुपये। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। पत्र पत्रिकाएं है और संपादक और उसके लेखक है। आपको इसका मिलान देखना है कौन इसमें गलत है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द इंडिपेंडेंट सुभाष चंद्र बोस जो दे रहा है यह आपका मिलान जो है गलत है। द इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक जो थे वह आपको मोतीलाल नेहरू थे, और ये आपका नहीं होगा। होम इन द वर्ल्ड यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर सही है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी सही है, और द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष सही है। लेकिन द इंडिपेंडेंट के लेखक सुभाष चंद्र बोस ना होकर के मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 में कह रहा है कि कुका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। कुका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत जवाहर मल। कुका आंदोलन जो हुआ था वह आपको 1840 से लेकर के 72 तक हुआ था, और पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, तथा इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कुका थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह कि महाबोधि मंदिर परिसर यानी कि बोध गया बिहार को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2002 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई, यह आपका सही नहीं है। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी और विधान परिषद के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल के वीटो का अधिकार प्राप्त था, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी ये सही नहीं है। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कानून के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां तथा उसके अध्यक्षों के साथ किसका मिलान गलत है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां तथा उसके अध्यक्षों के साथ किसका मिलान गलत है।
14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संचालन समिति जो BR अम्बेडकर दे रहा है यह आपका सही नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका मिलान गलत हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा BR अम्बेडकर की जगह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75%। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि यानी कि निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिषेध। प्रतिषेध इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों को अपने न्याय क्षेत्र की आधिकारिकता से बाहर के कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। और आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा दी गई न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिषेध। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30%। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा यानी कि 6, 9, 10 के अनुपात में है। तो 1 रुपया का 6 यानी कि 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि 1 का 6 हो जाएगा, यानी कि आपको 6 रुपया हो गया। उसके बाद 50 पैसे का 9 4.5 रुपया, उसके बाद 10 पैसे का 10 हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया हो जाएगा। आपको इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, तीनों को जोड़िएगा, 11 रुपया आएगा और उसका वैल्यू दिया है 34 रुपया 5 पैसा। तो 1 का वैल्यू 3 रुपया हो जाएगा। तो 10 पैसे की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक समान नागरिक संहिता जो है वह संविधान के अनुच्छेद 44 हो जाएगा, यानी कि 4। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन जो है वह अनुच्छेद 48 के क हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है वह आपको अनुच्छेद 49 हो जाएगा। और कृषि तथा पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 हो जाएगा, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी को कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना अनिवार्य है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है, यह आपको मैथ के क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 168 रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्री को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले राजीव गांधी, उसके बाद VP सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर और अंत में PV नरसिंह राव हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि राज्यपाल के पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 156 में किया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं और इनमें 3 बातें बताई गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करेगा और वह राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकेगा और उपयुक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहेगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, और कुछ अनुच्छेद हम बता देते हैं इसमें। अनुच्छेद 155,
इसके अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है और राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। और अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल को वह अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल को वह वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगा। और अनुच्छेद 200 जब कोई विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं कि वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, वह विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है, वह विधेयक को विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी कि इसका 200 अनुच्छेद हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 280। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि पिरेनीज पर्वत का विस्तार किस देश की सीमा पर है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह फ्रांस स्पेन की सीमा पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख रुपए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि वायुमंडल का सर्वाधिक सघन संस्तर कौन सा है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सर्वाधिक सघन संस्तर है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी औसत ऊंचाई जो है वो आपको 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा कि आसवन बांध किस नदी पर है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको नील नदी पर है। आसवन बांध नील नदी पर अवस्थित है और नील नदी का निर्माण ब्लू नील तथा व्हाइट नील के संगम से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीनलैंड जो पोर्ट ऑफ स्पेन दे रहा है यह आपका गलत है। त्रिनाड एंड टोबैको का जो आपको राजधानी हो जाएगा वो आपको पोर्ट ऑफ स्पेन होगा। क्यूबा की राजधानी हवाना, हैती का पोर्ट ऑफ प्रिंस और जमैका का किंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका मिलान गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 किलोमीटर, यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। इसी फार्मूला से इसको बनाइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि फ्लोरिडा जल संधि किन्हें जोड़ती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि जो है वह आपको यूएसए तथा क्यूबा के मध्य स्थित है तथा यह मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, आपको कह रहा है कि किशनगंगा, पोहरू, नल्लाह सिंध किसकी सहायक नदी है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3/5। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसी गंगा जो उत्तराखंड दे रहा है यह आपका मिलान गलत है। मानसी गंगा, रामगढ़ ताल, मोती झील, कीठम बेलसागर, बरुआ सागर झील यह सब आपको उत्तर प्रदेश में है। लोअर लेक मध्य प्रदेश सही है। सलीम अली सरोवर महाराष्ट्र और बेबनाड जो केरल है ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करें कि निम्नलिखित में से किस कोयला का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिटुमिनस कोयला का। भारत में सर्वाधिक उत्पादन बिटुमिनस कोयला का होता है और भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना क्षेत्र में है, जबकि शेष 2% ट्रशियरी युग यानी कि चट्टानों में मिलते हैं। और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं।
पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। और इसमें आपको एंथ्रासाइट जो कोयला है इसमें 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है और यह सबसे कठोर और सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। और पिट जो है इसमें कार्बन 50% से कम पाया जाता है और यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत में गोल्डन फाइबर यानी कि जूट का प्रथम कारखाना 1855 में हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया और भारत जो है विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में कुल जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता टीला परियोजना जो चिनाब नदी दे रहा है यह आपका गलत है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में है और हीराकुंड परियोजना महानदी सही है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी सही है और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता और मानव विकास सूचकांक जो है वह अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा विकसित अवधारणा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि RBI का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक। RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से नहीं था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाईपुरिया समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से नहीं था। गाईपुरिया समिति का संबंध जो है वह आपको बैंकिंग सुधार से गाईपुरिया समिति का था। और भारत में गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइनस वृक्ष के बीज से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है और चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है और पाइनस पौधे की जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं और ऐसे जड़ को माइकोराइजल जड़ भी कहते हैं, जबकि साइकस जो है पौधे की जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं और ऐसे जड़ को कोरोलाइड जड़ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित नहीं है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टार फिश जोन है यह आपको मीन वर्ग से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि घोंघा, सीप, सीपिया किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 288 सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि टमाटर का लीफ कर्ल रोग किसके कारण होता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको वायरस के कारण होता है। टमाटर का लीफ कर्ल रोग वायरस के कारण होने वाला रोग है।
वायरस के कारण पौधे में होने वाले कुछ रोग है तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, गोभी आदि में होने वाले मोजेक रोग है। आलू का लीफ रोग है और भिंडी पित्त रेशा मोजेक रोग है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कड़ा के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा आनुवांशिक रोग है यह आपको बताना है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 4 और 5, यानी कि वर्णांधता। उसके बाद आपको हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम जो है यह आपको आनुवांशिक रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 107। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन नहीं है, बल्कि यह आपको नर जनन अंग का हिस्सा है, जबकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन मादा जनन अंग का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 में आपको कह रहा है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, DIG का वैल्यू 25 दे रहा है, कट का 49, तो किक का वैल्यू पूछ रहा है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 39। क्वेश्चन नंबर 54, कड़ा की आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे पोषी स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कड़ा की इनमें से किसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी को। एस्कैरिन, एस्पार्टेम और एलिडेम तीनों को कृत्रिम मधुरक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति है और उसका स्वरूप बताना है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि -30 सेंटीमीटर वास्तविक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पोस्टर का वैल्यू इतना, उसके बाद डार्क का इतना, तो स्ट्रोक का, तो यहाँ पे देखना है किसका, यानी कि एस का वैल्यू यहाँ पे 2 दे रहा है, उसके बाद टी का वैल्यू जो है यहाँ पे आपको 3 है, तो उसी तरह वैल्यू जो है रख दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लखनऊ में स्थित है। कपास अनुसंधान संस्थान जो है वह आपको मुंबई में है। रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। कपास तकनीकी शोध संस्थान मांटुगा, यह आपको शोध संस्थान मांटुगा में स्थित है। उसके बाद भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है यह आपको कोलकाता में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा कि सोलेनम ट्यूबरोसम किस वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको आलू का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा है कि अच्छा कुछ और हम वैज्ञानिक नाम बता देते हैं आपको, यानी कि यहाँ आपको आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम है। आपको एग्जाम में वैज्ञानिक नाम पूछता है, मेंस एग्जाम में तो जरूर वैज्ञानिक नाम पूछता है, इसीलिए हम इसको कुछ का बता देते हैं। जैसे आपको चना का वैज्ञानिक नाम साइबर एरिटिनम, मसूर का वैज्ञानिक नाम लेंस
कुरिनेरिस। मक्का का वैज्ञानिक नाम जियामेज है। अमरूद का वैज्ञानिक नाम जो है वह साइटियम ग्वाजावा है। जौ का वैज्ञानिक नाम हार्डियम वल्गेयर है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिट्रिकम एस्टिवम। और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम, मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाइसम सेटाइवम, यानी कि, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट था बता दिए, इसलिए कि इसके पहले आपको कमल का वैज्ञानिक नाम पूछा था। एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग ड्रोमेडेरी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। यानी कि एक कुबर वाले ऊंट को ड्रोमेडरी कहते हैं, जबकि दो कुबर वाले ऊंट को ब्रोक्टियन कहते हैं। और ड्रोमेडरी प्रजाति भारत तथा उत्तरी अफ्रीका में मिलता है, जबकि बैक्टीरियम प्रजाति चीन तथा मंगोलिया के मरुस्थलों में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 4 गुने 6 यानी कि 24 और -3 कीजिएगा तो 21। उसी तरह आप सब में कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में आपको कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई और श्वेत क्रांति के जनक बर्गेस कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 31 मई जो दे रहा है यह आपको विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और आपको 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। और आपको कुछ मई महीने में कुछ इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग बता देते हैं। हम आपको 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपको आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वह 21 मई को मनाया जाता है। और एक विश्व नर्स दिवस जो है वह आपको 12 मई को, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वह आपको 11 मई को, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है यह आपको 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, लेखक है और पुस्तक है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियर पैराडाइज लॉस्ट जो दे रहा है यह आपका गलत है। पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक जॉन मिल्टन का है। और आपको चार्ल्स डिकिंस, डेविड कॉपरफील्ड सही है, मैकियावेली ऑन द आर्ट ऑफ वार सही है। उसके बाद विंस्टन चर्चिल की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में दे रहा है कि इनमें से कौन गलत है, संगठन है और उसकी स्थापना वर्ष है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व बैंक की स्थापना 1945 जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1944 ईस्वी में वाशिंगटन में हुआ और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहित करना है। यूनेस्को की स्थापना 1946 सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और अच्छा, इसके बारे में कुछ डिटेल में बता देते हैं, इसलिए कि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। यूनेस्को की स्थापना जो हुआ था 4 नवंबर 1946 को फ्रांस के पेरिस में हुआ था और जिसका उद्देश्य विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के बीच निकटता की भावना का निर्माण करना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में हुआ और जिसका उद्देश्य था सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कड़ा की बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर
69। कह रहा है कि नाग क्या है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता जो है वह आपको 4 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 मई 1998 ईस्वी को। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 24 वर्षों के बाद पोखरण में 11 और 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। वहीं पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वह 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया था और भारत ने किया था, और इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था, यानी कि पहला का था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा का था शक्ति 98। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में मिलान करना है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋषभ देव जो थे इनका सांड या वृषभ था और अरिस्टोनेमी इनका शंख था। उसके बाद पार्श्वनाथ जो थे इनका सर्प और महावीर स्वामी का सिंह था। जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिनमें ऋषभ देव प्रथम, पार्श्वनाथ 23वें, महावीर 24वें तीर्थकर थे। और ऋषभ देव तथा अरिस्टोनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी को ऐतिहासिकता प्राप्त है। और आपको जैन धर्म के तीर्थकर के नाम उनका प्रतीक चिन्ह आपको था, सभी का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण हो जाएगा। यह डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप इसे बनाइएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 73। फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सर्व नामक कर लगाया था और यह किस प्रकार का कर था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सिंचाई कर था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि मध्यकालीन युग में पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किस स्थान को कहा जाता था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर को कहा जाता था। इब्राहिम शाह सरकी के समय में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था और जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाने लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 75 में कह रहा है कि मिहिर भोज का संबंध किस वंश से था। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आपको प्रतिहार वंश से संबंधित था। मिहिर भोज 836 से 885 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक था। वह विष्णु का उपासक था। उसने आदि वराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी और मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिहार वंश। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आपको नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और अंत में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें संवैधानिक सुधारों का खाका प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 में दर्शन है और उसके प्रवर्तक दिए हुए हैं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और उसके बाद वैशेषिक के उलूकनाथ, यानी कि 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें कुछ छूटा हुआ है वो हम बता देते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा के बद्रायन हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उसके बाद इसमें आपको सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया। यह आपको और सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन तथा चवार्क प्रमुख है और इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। संविधान में साधारण विधेयक का जिक्र किस अनुच्छेद में है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान में कहीं भी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं।
धन विधेयक की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 110 में है और संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयक का उल्लेख है। वित्तीय विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में और संविधान संशोधन का उल्लेख जो है वह संविधान के अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 31। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में कह रहा है कि भारत का लोक लेखा निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जलीय और समुद्री सीमा नहीं बनाता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर के साथ। भारत सिंगापुर के साथ जलीय या समुद्री सीमा नहीं बनाता है। भारत की जलीय और समुद्री सीमा से लगे 7 देश है जिसमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया है। और भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य है। और बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगे देश है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि हिमालय की प्रमुख चोटियों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकाल और अंत में धौलागिरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कड़ा के दुग्धजनक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको पीयूष ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कड़ा की मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। कड़ा की सिक्का बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंज मेटल का उपयोग किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए पीतल या जर्मन सिल्वर जैसे मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है और सस्ते आभूषण बनाने के लिए रोल गोल्ड जैसे मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह आपको क्षार धातु का है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2, 8 और 1 जो है यह आपको क्षार धातु का है। परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और क्षार धातु की संयोजकता जो होती है वह आपको 1 होती है और क्षारीय मृदा धातु की संयोजकता 2 होती है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। धातु है और उसका अयस्क दिया हुआ है यानी कि 88 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि एंटीमनी जो कैसीटेराइड जो दे रहा है यह आपका गलत है। एंटीमनी का अयस्क सिटवेनाइट कहलाता है जबकि कैसीराइड जो है वह आपको टीन का अयस्क है। और सोडियम जो है चिली सॉल्टपीटर सही है, कैडमियम ग्रीनोकाइट सही है और लोहा सीडेनाइट सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है यानी कि बी का वैल्यू 2, डी का 4, एफ का 6, एच का 8 जो दे रहा है यानी कि 2, 4, 2, 4, 6, 8 उसके बाद आपको 10 हो जाएगा यानी कि जे हो जाएगा। तो जे इसमें है और इसमें है। उसके बाद एक्स का 24 और वी का 22, टी का 20, आर का 18 होता है तो यहाँ पे आपको 16 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है।
चंद्रमा के अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहते हैं और समय मापन के अध्ययन को होरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि टर्मोकपल यानी कि ताप विद्युत युग्म में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। टर्मोकपल में ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है और बिजली के हीटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसका स्थापना जो हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 को किया गया था और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था और इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश, यानी कि 8 देश है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वह आपको मनीला में है और दक्षिण सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय जो है फ्रांस पेरिस में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। खेल है और ट्रॉफी और कप दिया हुआ है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हॉकी जो रोबर्ट्स कप दे रहा है ये आपका सही नहीं है। रोबर्ट्स कप का संबंध जो है वो आपको फुटबॉल ट्रॉफी से है। उसके बाद बैडमिंटन जो है नारंग कप सही है, गोल्फ जो है राइडर कप सही है और टेबल टेनिस जो है वह रामानुजन ट्रॉफी जो दे रहा है ये आपका सही है, लेकिन हॉकी रोबर्ट्स कप गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 94 में आपको एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, तो रमेश उस महिला से क्या संबंध है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिता का संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किन पुस्तक का लेखक मैक्स मुलर है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, साइंस ऑफ लैंग्वेज और इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजन्स, ये सभी के लेखक आपको मैक्स मुलर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा कि लैंगिक संगठन का युद्ध कब हुआ था। लैंगिक संगठन का युद्ध कब हुआ। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19 अप्रैल 1775 को हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होने वाला प्रथम युद्ध लैंगिक का युद्ध है जो कि 19 अप्रैल 1775 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 45 kg। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4160 रुपये। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि -14। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2√38 मीटर। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले हम लोग आपको प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट, केबीसी नैनो का हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट और एडुटीरिया का भी हम लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।